हेलो एवरीवन, दिस इज़ विज़न आईएएस इंस्पायरिंग इनोवेशन का ये एक मंथली करंट अफेयर है जो मैं आप लोगों को मंथली करंट अफेयर ये मार्च का करवाऊँगा 2025। थोड़ा मुझे इम्पॉर्टेंट लगा ये वाला पार्ट, ठीक है। इट्स 2025, तो मार्च से आपका ये धीरे धीरे सारा कवर रहेगा। चलिए थोड़ा बहुत कुछ टॉपिक्स देखते हैं। तो लेट्स बिगिन विद द इंटरनेशनल रिलेशन। तो आइए देखिए, सब कुछ टॉपिक्स हैं जैसे BIT, IORA, ठीक है। अब जैसे इंडिया मॉरिशियस है, न्यूजीलैंड वाला में भी शायद छोड़ दो आप, ये दो तो बहुत इंपॉर्टेंट है। देन वी हैव इकोनॉमी। तो ये देखिए थोड़ा सा बल्कि टॉपिक है, इट्स पार्ट ऑफ GS3। पर GS3 में सिर्फ इकोनॉमी वाला पार्ट है, क्योंकि GS3 में आपकी इकोनॉमी आएगा, दी विल हैव इन्वायरमेंट, तो और भी टॉपिक्स हैं। तो सिर्फ इकोनॉमी से इतना ज़्यादा, और सिक्योरिटी है, साइंस एंड टेक है, तो सिर्फ इकोनॉमी के लिए इतना आप टाइम दे दो तो ये ठीक नहीं। बट इट हैज़ अ गुड नंबर ऑफ क्या नाम है टॉपिक्स, तो अच्छे टॉपिक्स हैं। यहाँ जुडिशल अकाउंटेबिलिटी है, ठीक है। तो लेट्स डिस्कस कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करते हैं, जैसे BIT और IORA देखते हैं, ठीक है। चलिए आइए, बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी। तो अभी क्या हुआ है कि यूनियन बजट 2025 का है, इसमें रिगार्डिंग द रिवीजन ऑफ जो बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी है, तो इसको रिवाइज करने का कहा गया है कि इसमें कुछ चेंजेस लाएंगे या जो भी हों, ताकि इन्वेस्टर फ्रेंडली हो। क्या है? इन्वेस्टर फ्रेंडली। अब है क्या बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी? देखिए, इसको कहा जाता है इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट, ठीक है। ये एक टूल है। किस तरह का टूल है? एश्योरेंस देता है टू फॉरेन इन्वेस्टर्स। तो जो भी बाहर से लोग इंडिया में पैसा लगाएंगे तो उसको एश्योरेंस देगा। क्या देगा? एश्योरेंस, ठीक है। अगेंस्ट द मेजर्स दैट में एडवर्सली इम्पैक्ट देयर इन्वेस्टमेंट। अगर ऐसा कुछ मेज़र दिया जा रहा है, ऐसा सरकार गवर्नमेंट कुछ मेज़र ले रही है, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिससे इनको एडवर्सली एक निगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है, इनके इन्वेस्टमेंट को, इनका लॉस हो रहा है, तो इसमें से आश्वासन दिया जाएगा। तभी इन्होंने कहा यहाँ एश्योरेंस, ठीक है, ठीक है। इन्वेस्टमेंट वाइल एश्योरिंग स्टेट सवर्न राइट टू रेगुलेट। देखिए, हमारा सवर्न राइट है, हम रेगुलेट करेंगे, ठीक है। बट ये ऐसा रेगुलेट करेंगे कि आपको भी प्रॉफिट हो, हमको भी प्रॉफिट हो, ना कि एडवर्सली इम्पैक्ट हो। अब यहाँ क्या है कंसेप्ट? क्या? दे प्रोवाइड राइट टू इन्वेस्टर्स। इन्वेस्टर्स को एक अधिकार है, और टू होम स्टेट्स लाइक द इन्वेस्टिंग स्टेट लाइक US। तो देखिए यहाँ राइट टू इन्वेस्टर में क्या आया? थ्रू द इन्वेस्टर स्टेट डिस्प्यूट सेटलमेंट। कोई इन्वेस्टर आया, इंडिया में आया, भाई इन्वेस्ट किया, तो स्टेट हमारा कंट्री हो गया। तो इन्वेस्टर स्टेट का डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी, और डिस्प्यूट सेटल किया जाएगा, ताकि देखिए ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ाना, ये सब सारा मेन पर्पज़ होता है, ताकि लोग आएँ हमारे यहाँ इन्वेस्ट करें, ठीक है। हमारे यहाँ डॉलर आए, ठीक है। डॉलर आना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि अगर डॉलर हमारी कंट्री में आ रहा है, डॉलर इज़ कमिंग इन, तो हमारा रुपी की जो वैल्यू होती है, रुपी की वैल्यू स्ट्रांग होती है, एंड इट विल अप्रिशिएट नॉट डिप्रिशिएट। ये अप्रिशिएट करेगी, ठीक है, वैल्यू बढ़ेगी हमारी करेंसी की। अच्छा, इंडिया अप्रूव न्यू मॉडल BIT टेक्स्ट इन 2015, जिसने देखिए इंडिया मॉडल 1993, तो एक बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी थी 1993, तो उसको रिप्लेस किया है नया वाला जो है, इसको क्या कहते हैं? न्यू मॉडल BIT टेक्स्ट, ठीक। अच्छा, सिंस देन मॉडल टेक्स्ट 2015 वाला जो है यूज़ किया जा रहा है, ताकि नेगोशिएट किया जाए BITs को, जो भी इन्वेस्टमेंट ट्रीटीज़ हुई हैं अमंग द कंट्रीज़, ठीक है। ये सब सारी चीज़ें हैं। देखिए, रीसेंट कंट्री जिसने BIT साइन किया है उज़्बेकिस्तान है, UAE है, बस। की फीचर क्या है? इंटरप्राइज बेस्ड डिफिनीशन ऑफ इन्वेस्टमेंट इन मीन्स, इसका मतलब क्या है? इंटरप्राइज दैट हैज़ बीन कॉन्स्टिट्यूटेड, ऑर्गेनाइज्ड एंड ऑपरेटेड इन गुड फेथ बाय एन इन्वेस्टर इन अकॉर्डेंस विद द डोमेस्टिक लॉ। तो क्या है इंटरप्राइज? वो इंटरप्राइज है जो इन्वेस्टर इन्वेस्ट करेगा यहाँ पे, बट विद द डोमेस्टिक लॉ को छेड़छाड़ नहीं करेगा, ऑपरेटेड इन गुड फेथ इन अकॉर्डेंस विद द डोमेस्टिक लॉ ऑफ द कंट्री। डोमेस्टिक लॉ के अकॉर्डिंग अगर काम कर रहा है, दैट्स द एंटरप्राइज। यहाँ देखिए, नॉन डिस्क्रिमिनेटरी ट्रीटमेंट ड्यू प्रोसेस, थ्रू ड्यू प्रोसेस क्या है? जब जो भी पार्टी आएगी उसको शैल अकॉर्ड फुल प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी। जो भी बाहर से इन्वेस्टर्स आते हैं ना, बहुत फियरफुल रहते हैं, क्यों हम इन्वेस्ट करें, पैसा लॉस हो जाए, भाई लॉ एंड ऑर्डर कंट्री में है कि नहीं है, कैसा वहाँ का रेजीम है। भाई लोग जाते हैं दुबई में करते हैं, पीपल ट्राई टू फाइंड टैक्स हेवन्स। नहीं, टैक्स हेवन्स में जहाँ टैक्सेस वैक्सेस कम लग रहे हैं वहाँ इन्वेस्टमेंट होता है। एप्पल की कंपनी है, टैक्स हेवन में चली गई। टैक्स हेवन कुछ कंट्रीज़ हैं जो बहुत, जहाँ वीक रेगुलेशंस हैं, जहाँ पे वीक रेगुलेशंस हैं, तो वहाँ लोग इन्वेस्ट करना चाहेंगे। जहाँ टैक्स कम है तो लोगों का प्रॉफिट, कंपनी का प्रॉफिट बढ़ेगा, ठीक है। तो देखो, हमारे पास क्या है, इंडिया में हम लोग तो रेगुलेट करते ही हैं, वी आर नॉट टैक्स फ्री नेशन, टैक्स तो हम लेंगे ही, ठीक है। तो कैसे हम अट्रैक्ट करें इन्वेस्टमेंट को? ओनली सारा है कि बिजनेस कैसे इंडिया में अट्रैक्ट करें, सो दैट द डॉलर कम्स इन, ठीक है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। फिर नेशनल ट्रीटमेंट क्या है? ट्रीटिंग फॉरेन इन्वेस्टर एट पार विद। देखिए, भेदभाव ना किया जाए, जो डोमेस्टिक कंपनीज़ हैं उनके साथ जैसा व्यवहार है वैसे इनके साथ भी हो।
प्रोटेक्शन फ्रॉम एक्सप्रोप्रिएशन, लिमिट्स कंट्रीज एबिलिटी टू डोमिनेट फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन इट्स टेरिटरी। तो एक बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी में क्या होगा कि थोड़ा सा भेदभाव नहीं, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, कोई भी फॉरेन कंट्रीज आएंगे। बट और यहाँ एक चीज़ और है, एक्सप्रोप्रिएशन लिमिट्स कंट्रीज एबिलिटी टू डोमिनेट फॉरेन इन्वेस्टमेंट। तो ये क्या करेगा, ये लिमिट है कंट्री के ऊपर, ठीक है, ताकि कोई फॉरेन इन्वेस्टमेंट को ओन ना करे। भाई ओनरशिप या कंट्रोल, अगर कोई फॉरेन इन्वेस्टमेंट पे कंट्रोल हो जाए या किसी कंट्री की ओनरशिप हो जाए तो इसको रेगुलेट करेगा। तो प्रोटेक्शन मिलेगा किससे, एक्सप्रोप्रिएशन से। पता चला कोई एक कंट्री है, इसने कोई भी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट हुई है किसी क्या नाम है कंपनी में, तो उसको कंट्रोल किया जाए। तो यहाँ पे कंट्रोल जो है पूरा जो कंट्री को लिमिट कर देगा कि ये कंट्री जो है ये ओन नहीं करेगी, कोई भी फॉरेन इन्वेस्टमेंट है उसको अपने अधिकार में नहीं लेगी, ठीक है, कि पता चला अपनी ओनरशिप ली, अगर ली तो इट शुड बी कंडीशनल। अगर एक्सप्रोप्रिएशन हो भी रहा है तो इट शुड बी लॉफुल, जिसमें ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ पूरा फॉलो हो, ठीक है, ये सब सारी चीज़ें हों, और इट मस्ट नॉट बी आर्बिट्ररी, ऐसे नहीं कि कर दिया बस, ठीक है। दूसरा क्या है, एक्सक्लूजन ऑफ मैटर्स टू प्रिजर्व द रेगुलेटरी लाइट। देखो इतना सब नॉन डिस्क्रिमिनेटरी नेचर रखने के बाद भी कुछ चीज़ें हैं जिनको प्रिजर्व करके कंट्री रखना चाहेगी, जिसको एक्सेप्शन में डाला जाएगा। एक्सेप्शन मतलब हाँ भाई इस ट्रीटी में हम ये चीज़ एक्सेप्ट कर रहे हैं, जैसे गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट, टैक्सेशन, गवर्नमेंट कितना टैक्स ले रही है, क्या तरीका है, कैसे है, सब्सिडीज़ जो गवर्नमेंट अपने डोमेस्टिक कंपनी को दे रही है, इससे फॉरेन इन्वेस्टर को कोई मतलब नहीं होगा। फॉरेन इन्वेस्टर को टैक्सेशन की पॉलिसी इंडिया में कैसी है नहीं होगा। कंपलसरी लाइसेंसिंग में हस्तक्षेप नहीं, कंपलसरी लाइसेंसिंग ज़्यादातर फार्मा सेक्टर में होती है, ठीक है, कि मान लो कोई एक कंपनी है जिसके पास पेटेंट है, कंपनी ए, ठीक है, कंपनी ए के पास पेटेंट है, यहाँ इस तरह से कर देना, कंपनी ए है, ए के पास पेटेंट है, ठीक, और ये कंपनी बी है, बी अब इस कंपनी बी को इसकी कंट्री में, जिस कंट्री में है ये, उसने परमिशन दे दी कि हाँ आप ये दवा बनाओ, तो दैट इज़ द कंपलसरी लाइसेंसिंग। मतलब कंपनी ए ने इसको अधिकार नहीं दिया है, इसका पेटेंट है वो प्रोडक्ट, पर ये कंपनी इस प्रोडक्ट को ये वाली कंट्री जो है अपने कंपनी बी को बनाने दे रही है, दैट्स द कंपलसरी लाइसेंसिंग, ठीक है। कंपलसरी लाइसेंसिंग, और अगर आसान भाषा में देखा जाए कि इसमें एक डिफिनीशन जो है कंपलसरी लाइसेंसिंग की है वो ये है, जैसे मैं आपको दिखाऊं तो जो कंपलसरी लाइसेंसिंग है इसकी डिफिनीशन जो आती है, अगर मैं ऐसे लिख दूं ऐसे, ये गवर्नमेंट का ऑथराइजेशन है, कोई भी गवर्नमेंट का ऑथराइजेशन, किस लिए, फॉर समवन अदर देन पेटेंट होल्डर, जो पेटेंट होल्डर है उसके अलावा अगर ऑथराइजेशन दे रही है गवर्नमेंट अदर देन पेटेंट होल्डर टू प्रोड्यूस अ पेटेंटेड प्रोडक्ट, एक पेटेंटेड प्रोडक्ट, ठीक है। तो अब ये देखो गवर्नमेंट ऑथराइज की किसी और को अदर देन द पेटेंट होल्डर कंपनी को कि तुम पेटेंटेड प्रोडक्ट बनाओ, दैट इज़ द कंपलसरी लाइसेंसिंग। तो इसमें कोई भी कंट्री आएगी वो ज़्यादा अपना हस्तक्षेप नहीं करेगी। तो ये आपका हो गया एक्सक्लूज़न हो गया। इसमें जैसे नेशनल सिक्योरिटी वाले मामले हैं, इसमें भाई ये एक्सेप्शंस हैं। अब नेशनल सिक्योरिटी कोई कंपनी आई है, ठीक है, अब वो मनी लॉन्ड्रिंग इंडिया में करवा रही है, ड्रग ट्रैफिकिंग करवा रही है, या कुछ भी इलीगल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है, या सपोर्ट दे रही है कुछ इंसर्जेंट ग्रुप्स को, या ऐसे इस तरह से, तो यहाँ नेशनल सिक्योरिटी में वो ट्रीटी फिर वो नहीं लागू होगी, ठीक है। फिर आपको एक्सक्लूड कर दिया जाएगा, आपकी कंपनी ले ली जाएगी, या आपकी कंपनी ख़त्म कर दी जाएगी, या आपका जो भी प्रॉपर्टी शायद ले ली जाए, तो जो भी है, तो देयर आर एक्सक्लूजन ऑफ सब मैटर्स, ठीक। फिर इन्वेस्टर स्टेट डिस्प्यूट सेटलमेंट, ये क्या है भैया, ये एक लीगल पाथवे है जहाँ पे फॉरेन इन्वेस्टर क्या करेगा, होस्ट को सू करेगा, ठीक है। कोई भी ट्रीटी का ब्रीच हुआ है तो इट इज़ अ इन्वेस्टर शुड एग्जॉस्ट लोकल रेमेडीज एटलीस्ट फॉर 5 years बिफोर गोइंग। देखो यहाँ तो इन्होंने मतलब नहीं लिखा है कि फॉरेन, यहाँ इन्होंने लिख दिया क्या है, क्या डिस्प्यूट सेटलमेंट। जो ISDS है, ISDS क्या होता है, ये ISDS, ये जो डिस्प्यूट सेटलमेंट है, इसमें बात क्या है, दरअसल बात इसमें ये है कि एक डायरेक्ट लीगल पाथवे है। एक फॉरेन इन्वेस्टर है, इसके लिए एक डायरेक्ट लीगल पाथवे है, डायरेक्ट लीगल पाथवे। अब ये किस चीज़ के लिए पाथवे है, टू सू कहते हैं, टू सू द होस्ट स्टेट। अगर होस्ट स्टेट ने कोई ट्रीटी में दिक्कत की है या ट्रीटी को तोड़ा है, इन केस ऑफ ब्रीच ऑफ ट्रीटी, अगर ट्रीटी का ब्रीच हुआ है तो क्या है ये, तब यहाँ पे ISDS सेटलमेंट डिस्प्यूट के अंतर्गत ये जो फाइनेंशियल इन्वेस्टर है ये क्या करेगा, स्यू द होस्ट स्टेट, ठीक है, बस यही है। आगे क्या भाई, चलो ये हो गया।
अब देखो यहाँ पे इश्यूज़ विद इंडियाज़ पेटेंट BIT स्ट्रक्चर आर्किटेक्चर जो है हमारा, उसमें क्या दिक्कत है। एम्बिग्यूटी मतलब कुछ डिफिनीशंस की होगी, जैसे इट लैक्स क्लैरिटी इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, customary international law etc. leading to dispute, challenges in treaty interpretation by ISDS tribunal। तो फ्रेंड्स यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की एम्बिग्यूटी है टर्म्स में, इन्वेस्टमेंट क्या है समझ में नहीं आता। तो कई बार जो इन्वेस्टर है वो मान लो उसके ऊपर केस लग गया कि हाँ आपकी इन्वेस्टमेंट ऐसी, तो इन्वेस्टमेंट की डिफिनीशन क्या है ये प्रॉपर नहीं है, थोड़ी वेग दी हुई है, ठीक है। तो ये प्रोटेक्शन में आएगा कि नहीं आए, BIT के प्रोटेक्शन में आएगा कि नहीं। यहाँ पे जो होस्ट कंट्री है जहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है ये मैनिपुलेट कर सकती है, या कुछ चीज़ें इन्वेस्टमेंट इनकी जो इन्वेस्टमेंट है इसको इन्वेस्टमेंट से बाहर रख सकती है। तो जो भी अपना थोड़ा डिस्क्रिशन यूज़ करके इन फॉरेन इन्वेस्टमेंट कंपनी को नुकसान पहुँचाया जा सकता है। और यहाँ पे देखो दिस कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ, अब कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ में एक आता है टर्म फेयर एंड इक्विटेबल ट्रीटमेंट, कि फेयर और इक्विटेबल ट्रीटमेंट हो, मतलब हर कंट्री के साथ वैसे ही हो, कोई भेदभाव ना हो, डिस्क्रिमिनेशन ना हो। डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ को जो फॉरेन कंपनीज़ हैं उनको डोमेस्टिक कंपनीज़ के साथ एट पार रखा जाए, ठीक है, दे शुड बी एट पार विद द डोमेस्टिक कंपनीज़, ये सब सारी चीज़ें। तो ये जो फेयर एंड इक्विटेबल जो ट्रीटमेंट है ये जो है कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ में मेंशन नहीं है प्रॉपरली, इसका डिफाइंड नहीं किया गया प्रॉपरली फेयर और इक्विटेबल ट्रीटमेंट को। अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ फेयर एंड इक्विटेबल ट्रीटमेंट, तो फेयर इक्विटेबल ट्रीटमेंट को प्रॉपर मेंशनिंग नहीं हुई है, ठीक है। तो दे इज़ नॉट प्रॉपरली मेंशन्ड फेयर एंड इक्विटेबल ट्रीटमेंट, ठीक। तो दैट्स वाई यहाँ पे कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ में एम्बिग्यूटी आ गई, क्योंकि कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ में जो इक्विटेबल ट्रीटमेंट है ये देखा जाता है कि कितनी लीगल ऑब्लिगेशंस हैं, ऑब्लिगेशन कितना लीगल है, कितना हल्का, देखा हल्का हाथ रखना कहते हैं ना, हल्का हाथ रखा जाए। तो ये इवॉल्व करती रहती है समय समय के साथ, ठीक है, इवॉल्विंग है, ठीक है। ये कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ में जो भी इक्विटेबल ट्रीटमेंट है, तो ये एक फिक्स नहीं है, ठीक। तो चेंज दे कैन बी मैनिपुलेटेड चेंज अकॉर्डिंग टू द प्रॉफिट ऑफ ए कंट्री। होस्ट कंट्री अपना मुनाफा देखेगी, चाहेगी कि हमारी डोमेस्टिक ग्रोथ हो ना, फॉरेन कंट्रीज़ का ना हो। तो ये कुछ इश्यूज़ थे कि BIT स्ट्रक्चर में क्यों फॉरेन कंपनी आएगी, ये फॉरेन इन्वेस्टर्स आ रहे हैं, भाग जा रहे हैं, तो कैसे कंड्यूसिव इन्वायरमेंट बनाया जाए इनके लिए सो दैट दे कम इन, ठीक है। आइए यहाँ एग्जाम्पल है कि इंडिया ने 37 नोटिस ऑफ डिस्प्यूट देखा, अभी 8 स्टिल एक्टिव एट आर्बिट्रेशन स्टेजेस पे, ठीक है। फिर मैंडेटरी वेटिंग पीरियड, अब यहाँ देखो ये इशू की बात कर रहे हैं ना, क्या क्या कमियाँ हैं। तो एक वेटिंग पीरियड है 5 साल का ना। तो गिवन इंडियाज़ ओवर बर्डन जुडिशरी, एक तो ऐसे ही केसेस हैं पेंडिंग, बाप रे बाप, आप चले जाओ, आप पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, लोअर कोर्ट, ऊपर कोर्ट, इतने सारे कोर्ट, सब करते करते सुप्रीम कोर्ट तक जा रहा है मामला। ओवर बर्डन जुडिशरी, नंबर ऑफ जजेस कम है, ये सब सारी। अब इसमें डिले हो सकता है डिस्प्यूट रेजोल्यूशन में, जिससे क्या होगा, इंक्रीज लीगल अनसर्टेनिटीज़ फॉर इन्वेस्टर। तो इन्वेस्टर कैसे इंश्योर होगा, तो इनके लिए या तो अलग कोड बनाया जाए, जैसे फास्ट ट्रैक कोड बनती है, MP MLA कोड बनती है, इनके लिए कुछ अलग कोड हो, ताकि हमारा ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस भी ग्रो करे और अच्छा इंप्रूव हो, फॉरेन इन्वेस्टर्स आए एंड वी मेक द एनवायरनमेंट कंड्यूसिव फॉर द बिजनेस टू हैपन हियर। फिर यहाँ पे चलिए ये सब हो गया, लीगल अनसर्टेनिटीज़ आ गई। रिस्ट्रिक्शंस ऑन द जुरिस्डिक्शन ऑफ ISDS ट्रिब्यूनल, देखो दे आर, ये जो ट्रिब्यूनल बने हुए हैं इंटर स्टेट डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल जो हैं, दे आर बार्ड फ्रॉम रिव्यूइंग द मेरिट ऑफ अ डिसीजन मेड बाय डोमेस्टिक कोर्ट विदाउट डिफाइनिंग व्हाट मेरिट मीन्स। तो यहाँ पे ये आया हुआ है कि जो भी ISDS ट्रिब्यूनल है इनको बार कर दिया है, दे हैव बीन बार्ड, रोक दिया गया है, दे विल नॉट बी एबल टू रिव्यू द मेरिट्स ऑफ अ डिसीजन, जो भी डोमेस्टिक कोर्ट ने लिए हैं, ठीक है। अब इसमें मेरिट क्या है बताया ही नहीं गया, विदाउट डिफाइनिंग द व्हाट मेरिट मीन्स। अब देखो होस्ट कंट्री क्या कर सकती है, होस्ट कंट्री कोई भी मेरिट वाला, यहाँ पे जो है ये मेरिट है ना, तो कोई भी अनफेवरेबल डिसीजन को शील्ड, मान लो कोई अनफेवरेबल डिसीजन लिया है होस्ट कंट्री ने, जो कि अनफेवरेबल है किसी फॉरेन कंपनी के लिए, तो अनफेवरेबल जो डिसीजन है उसको क्या कर देगी, इट विल शील्ड, कि अरे भाई हमने मेरिट के टर्म्स पे लिया है, और इसको ये ISDS ट्रिब्यूनल जिस मेरिट के टर्म्स में दिया उसको डिफाइंड ही नहीं है। तो इससे क्या हुआ, प्रोटेक्टिव थोड़ा पॉलिसी, प्रोटेक्टिव नेचर की तरफ थोड़ा कंट्री जा सकती है, और मे बी इट कैन डिस्क्रिमिनेट इन दिस फॉर्म। तो डायरेक्ट डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, वेग टर्म्स हैं, डिफिनीशंस हैं, उनको यूज़ करके थोड़ा क्या नाम है, डिस्क्रिमिनेट किया जाता है। देखो यहाँ में मोस्ट फेवर्ड नेशन लिखा ही हुआ है कि दैट रिक्वायर्स कंट्रीज़ टू ट्रीट ऑल अदर कंट्रीज़ इक्वली, ये सब सारी है। ये WTO में MFN प्रिंसिपल है दैट इट विल मैंडेट इक्वल ट्रेड ट्रीटमेंट बाय एक्सटेंडिंग एनी ट्रेड एडवांटेज ग्रांटेड टू वन W2 टू ऑल अदर। तो भाई अगर आप ट्रेड एडवांटेज एक को दे रहे हो
तो जो भी आपके FM मोस्ट फेवर्ड नेशंस में आएंगे तो सबको वो आप एडवांटेज दोगे, एडवांटेज सबको वही एडवांटेज देना है, ठीक। देखिए अभी हमने ऊपर देखा था फेयर एंड इक्विटेबल ट्रीटमेंट। देखिए इट रिक्वायर्स होस्ट स्टेट टू प्रोवाइड मिनिमम स्टैंडर्ड, जो भी होस्ट स्टेट है जहाँ इन्वेस्टमेंट हो रहा है इसको मिनिमम स्टैंडर्ड देना है टू ट्रीट द फॉरेन इन्वेस्टमेंट, ठीक है, और प्रोटेक्ट करना डिस्क्रिमिनेशन से, ठीक है, ये सब सारी चीज़ें थी। अब यहाँ पे क्या है कि लिमिटेड द राइट टू फॉरेन इन्वेस्टर ड्यू टू फॉलोइंग इशू। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ देखिए एक्सक्लूजन ऑफ मोस्ट फेवर्ड नेशन प्रोविजन एंड फेयर एंड इक्विटेबल ट्रीटमेंट। यही हमने देखा, ये सब इशूज़ हैं कि भाई FET डिफाइंड नहीं है, मोस्ट फेवर्ड नेशन में आप एक्सक्लूड कर दिए कंट्री को, ठीक है। फिर एक्सक्लूजन ऑफ टैक्स रिलेटेड रेगुलेटरी मेजर, रिड्यूसर इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस। तो इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस कैसे आएगा, क्यों आपने क्या एक्सक्लूड कर दिया, टैक्स रेगुलेटेड रेगुलेटरी मेजर्स। किसमें भाई, ट्रीटी से आपने निकाल दिया ये सब सारी चीज़ों को। किसको, जो टैक्स रिलेटेड रेगुलेटरी मेजर है उसको ट्रीटी से निकाल दिया। तो कैसे कोई पैसा लगाएगा एक पर्टिकुलर कंट्री ए में। आप हमारी कंट्री में पैसा लगाओगे तो कुछ आपको सेफ्टी तो चाहिए ना, कि भाई डिस्क्रिमिनेट ना हो, मेरा पैसा ना लॉस, हमारी ग्रोथ तो हो। तभी तो आप भी जब दूसरे कंट्री में जाओगे तो वो भी कंड्यूसिव इन्वायरमेंट देगा। ट्रिब्यूनल्स कैन नॉट मैंडेट पॉलिसी चेंजेस रिस्ट्रिक्टिंग अवार्ड्स टू मॉनिटरी कंपनसेशन। अब यहाँ देखो है तो ट्रिब्यूनल्स को क्या अधिकार नहीं दिया, इट कैन नॉट मैंडेट द पॉलिसी चेंजेस, ठीक है, एंड रिस्ट्रिक्टिंग अवार्ड्स टू मॉनिटरी कंपनसेशन। सो जो भी यहाँ पे टैक्स वाले में हम देखे थे, तो जो टैक्स मेजर्स जो भी गवर्नमेंट ले रही है इसको एक्सक्लूड किया गया है, तो कैसे कॉन्फिडेंस आएगा। दूसरा हम देख रहे थे ट्रिब्यूनल्स कैन नॉट मैंडेट पॉलिसी चेंजेस। अब इसमें क्या कैश दे सकते, मतलब कैश के फॉर्म में है कि देखो अगर इन्वेस्टर स्टेट सेटलमेंट डिस्प्यूट हुआ और इसमें ट्रिब्यूनल में पाया कि हमारी जो कंट्री है इंडिया, वी हैव वायलेटेड द BIT। अगर मान लो पता चला ट्रिब्यूनल को, ISDS ट्रिब्यूनल पता चला कि हमने वायलेट किया हुआ है, तो क्या होगा। तो इसमें क्या है इसका पावर बहुत लिमिटेड है, क्योंकि पॉलिसी को रिवर्स नहीं कर सकता ISDS या ISDS कांट क्या नाम है इसको, रिपील और रिवर्स द पॉलिसी डिसीजन। भाई आपको जो नुकसान है आपको मॉनेटरी कंपनसेशन मिल जाएगा, बट पॉलिसी डिसीजन को चेंज नहीं किया जाएगा, ठीक है। आपका जितना नुकसान है वो मिल गया, पर पॉलिसी वही की वही बनी रहेगी। तो कैसे ये टिकेगा, ये तो फॉरेन इन्वेस्टर भाग जाएगा फिर, ठीक है। और यहाँ ट्रिब्यूनल को पावर नहीं दिया गया ज़्यादा, कहने की बात बस यही है कुल मिला करके। इसे मॉनेटरी कंपनसेशन तक है। लॉन्ग टर्म जो स्ट्रक्चरल चेंज आया है, स्ट्रक्चरल फॉल्ट आया है, जो स्ट्रक्चरल लूप होल आया है, उसमें कोई चेंजेस नहीं किया जाएगा, बस मॉनेटरी कंपनसेशन दे दिया जाएगा, ठीक है। न कि आप जड़ तक रूट कॉज को एड्रेस नहीं किया जाएगा। रूट कॉज, ये मेन लाइन है, रूट कॉज एड्रेस नहीं किया जाएगा, यही तो है, यही ट्रिब्यूनल को पावर नहीं दिया गया है, ठीक है। ये सब सारे इशूज़ आए हैं। चलिए आइए देखें। अच्छा ये क्या एक और है, इंक्लूजन फ्रॉम ICID कन्वेंशन। इंडिया मेंबर नहीं है इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट। अब जब मेंबर नहीं है, जिसकी वजह से लिमिटेड ऑप्शन है इन्वेस्टर को, ताकि इन्फोर्समेंट विद इन इंडिया ही ले, क्योंकि इंडिया इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट। ये याद रख लीजिए कि इंडिया जो है मेंबर नहीं है, इसके लिए बाहरी इन्फोर्समेंट विद इन इंडिया ही इनको जो है लीगल रेमेडी ढूंढनी पड़ेगी। दे विल फाइंड अ लीगल रेमेडी ओनली इन इंडिया, ठीक है। चलिए आइए। अच्छा ये देखो कब इस्टेब्लिश हुआ, 1966। डेट याद कर लो, 66 में, 1966 में ICID, ठीक है। नागालैंड का बताइए फॉर्मेशन कब हुआ है, हरियाणा का बताइए कब फॉर्मेशन ऑफ स्टेट हुआ है, ये सब बताइएगा, क्योंकि 66 से ही कुछ रिलेटेड है, तभी मैं पूछा हूँ, ठीक है। तो इस्टेब्लिश 1966 बाई ICSID कन्वेंशन। एक वर्ल्ड बैंक इंस्टीट्यूशन है जो फैसिलिटेट करता है क्या, फॉर कंसिलिएशन, आपस में बातचीत हो, आर्बिट्रेशन हो, इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट को सॉल्व करने का तरीका, ठीक है। आउट ऑफ कोर्ट, मेनली आउट ऑफ कोर्ट, कंसिलिएशन, आर्बिट्रेशन, ठीक है, बिटवीन द कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट्स। एक स्टेट ए है, दूसरी स्टेट बी, दोनों में कॉन्ट्रैक्ट हो गया, ठीक है। और ये सब सारी चीज़ें। वे फॉरवर्ड देखिए यहाँ जल्दी से दिया हुआ है। वे फॉरवर्ड क्या, प्रोवाइडिंग ग्रेटर क्लैरिटी ऑफ टर्मिनोलॉजी का, भाई क्लैरिटी दो, ठीक है। आर्बिट्रल डिस्क्रिशन न हो, और जो वेग डिफिनीशन हमने ऊपर देखी हैं उसको कैसे सॉल्व किया जाए इशू को। जैसे इंडिया UAE का BIT है, इंडिया UAE BIT, ये क्या करता है, इट स्पेसिफिकली लिस्ट वन स्टेट एक्शन विल अमाउंट टू ट्रीटी वायलेशन इंस्टेड ऑफ लिंकिंग टू कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ। इसमें मेंशन किया गया है, ठीक है, कि ट्रीटी वायलेशन से क्या क्या हो सकता है। उसमें कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ को रिफ़र करने की ज़रूरत नहीं है, जिसमें वेग डिफिनीशंस एंड वर्ड्स हैं। चलिए आइए। दूसरा, एलिमिनेटिंग रिड्यूसिंग मॉनेटरी, एक मिनट रुक जाओ। अच्छा आपको क्या एलिमिनेट करना है, एलिमिनेट करो रिड्यूसिंग द मैंडेटरी, ये वेटिंग पीरियड जो है ना,
कि विच अलाउज द इन्वेस्टर टू चूज बिटवीन डोमेस्टिक कोर्ट और इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन अप फ्रंट। तो ये जो है ये मैंडेटरी पीरियड जो लंबा था इसको कम कर दिया जाए। यहाँ हम लोगों ने देखा था मैंडेटरी पीरियड था बस आप शेयर कर दो यार, आपके लिए एफर्ट कर रहा हूँ, शेयर या सब्सक्राइब कर दो। या सब्सक्राइब में क्या ही पैसा जा रहा है क्या, सब्सक्राइब कर दो यार बस भाई। नोटिफिकेशन मत ऑन रखो, नोटिफिकेशन बेल आइकन मत दबाओ, बस सब्सक्राइब कर दो यार प्लीज़, बस सब्सक्राइब कर दो। भले नोटिफिकेशन मत ऑन रखो, बंद कर दो, ठीक है, मेरा बहुत फ़ायदा हो जाएगा भाई। चलो बीइंग अ सेल्फिश मैन। चलिए 1966 फॉर ICID कन्वेंशन इस सब सारा अभी हमने देख लिया भाई। ये वेटिंग पीरियड जो है इसको हटा दिया जाए। देन इंक्लूडिंग MFN प्रोविजन विद अप्रोप्रिएट क्वालिफिकेशन। भैया प्रोविज़न कैसा डालो, डिस्क्रिमिनेटरी ना डालो। FN मोस्ट फेवर्ड नेशन, भाई एक को रखा है तो सबको दो ना। फिर इसमें देखिए टू प्रिवेंट ट्रीटी शॉपिंग वाइल इंश्योरिंग नॉन डिस्क्रिमिनेशन। ट्रीटी शॉपिंग क्या है? इट इन्वॉल्व्स द अटेम्प्ट टू इनडायरेक्टली एक्सेस द बेनिफिट ऑफ टैक्स ट्रीटी between the two jurisdiction by a person who is not a resident of one of those jurisdiction, often through complex structure and arrangement। तो ट्रीटी शॉपिंग में क्या आ गया? दिस इज एन अटेम्प्ट टू इनडायरेक्टली एक्सेस कोई टैक्स ट्रीटी का बेनिफिट जो है दो जुरिस्डिक्शन के बारे में हो। तो जो दो जुरिस्डिक्शन ए है, जुरिस्डिक्शन बी कंट्री है, इनमें कोई टैक्स ट्रीटी हुई, कुछ बेनिफिट इसका इस पर्सन को मिल जाए, ठीक है, जो किसी एक, यहाँ मान लो ए का है बी में नहीं है, तो ये सब सारी है। फिर यहाँ अडॉप्टिंग अ नैरोली डिफाइंड FET। देखो फेयर एंड इक्विटेबल हमने देखा था ना, फेयर एंड इक्विटेबल प्रोविज़न जो था, ठीक है, तो उसको नैरोली डिफाइंड, इसको अडॉप्टिंग नैरोली, हाँ, तो वी शुड अडॉप्ट अ नैरोली, एक डिफाइंड FET हो, वेग ना हो, बस यही वाली चीज़ है, ठीक है। सिमिलर टू डैट जैसे यूरोपियन यूनियन ने न्यू जनरेशन इन्वेस्टमेंट ट्रीटी की है, तो लाइक EU, ठीक है, हमें भी FET ऐसा लेना है। टू बेटर बैलेंस इन्वेस्टर एंड स्टेट राइट, देयर शुड बी बैलेंस। देखो बहुत बड़ी बात कही है, बैलेंस बिटवीन व्हाट, इन्वेस्टर भैया जो पैसा खर्च कर रहा है इसके पक्ष में भी ना हो, और जो स्टेट राइट है, स्टेट की राइट टच किए जाए, या स्टेट जो करना चाह रहा है अपना करे, बट देयर शुड बी बैलेंस, कि दोनों का फ़ायदा हो, एक तरफ ना बेंडिंग ना हो, ठीक है, बस यही सब सारी चीज़ें। नॉर्मल कोई चीज़ है, कुछ वो नहीं। आप खाली ना एक काम करो, जब आंसर राइटिंग करोगे, आंसर लिखोगे ना, आंसर राइटिंग, ये तो करेंट में भी काम आएगा, पर आंसर राइटिंग करोगे ना, तो आप सिर्फ ये जो हाईलाइटेड वाला ही लिख दो, तब भी बहुत बड़ी बात है। याद ही नहीं रहेगा, यू विल नॉट, मेमोरी में इतना रहेगा ही नहीं कुछ। तो ये जो है हाईलाइटेड जो है इसी को लिख देना बस। आया तो बहुत कम सवाल है इसमें से, ये सब डायरेक्ट ऐसे पूछ दे यार। यह है लिखा तो है, चलो आप कुछ प्रोविजंस इसके डाल सकते हो और कुछ नहीं। रिमूविंग द ब्लैंकेट एक्सक्लूजन ऑफ टैक्स मेजर, तो वाइल अलाउइंग द ICISDS ट्रिब्यूनल टू रिव्यू द एब्यूजिव, और जो भी टैक्स एक्शन लिया इसको रिव्यू करने को ट्रिब्यूनल को आपने पावर ही नहीं दिया है, खाली कंपनसेशन है, वो भी मॉनिटरी। भाई पॉलिसी में चेंज लाओ, टैक्स जो टैक्स स्ट्रक्चर है उसको थोड़ा सा ढीला करो, कुछ ये सब कुछ नहीं, बस कंपनसेशन दे दिया, तो इसको रिमूव करना, द ब्लैंकेट इंक्लूजन ऑफ टैक्स मेजर्स, ठीक है। ब्लैंकेट एक्सक्लूजन क्या है? जो टैक्स मेजर्स को बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी से हटा दिया गया है, वही है ब्लैंकेट एक्सक्लूजन जो है, इसको रिमूव कर दिया जाए ना। तो थोड़ा सा कुछ प्रोविज़न डालो भाई कि टैक्स वाले में भी, ताकि भाई देखो सेफ्टी ऑफ इन्वेस्टर, अगर इन्वेस्टर आएगा तभी तो आपकी कंट्री भी ग्रो करेगी भाई, उसको कंड्यूसिव इन्वायरमेंट देना है। फिर डेवलपिंग एक डोमेस्टिक आर्किटेक्चर इन इन्वेस्टमेंट आर्बिट्रेशन टू रिड्यूस रिलायंस ऑन फॉरेन लीगल फॉर्म्स एंड कंट्रोल। तो अपना एक डोमेस्टिक आर्किटेक्चर बनाओ, किसमें? इन्वेस्टमेंट आर्बिट्रेशन। तो हमारा खुद का एक डोमेस्टिक स्ट्रक्चर हो आर्बिट्रेशन का, ठीक है, ताकि हम इंटरनेशनल फॉरेन लीगल फॉर्म्स का ना वहाँ पे रिलायंस ना करना पड़े, और इंडिया ही में सब कुछ हो जाए। प्रमोट और कोर्ट्स का, मान लो कोर्ट्स का भी इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा ना हो, या हो तो अच्छा हो, ठीक है। एक डोमेस्टिक स्ट्रक्चर हो इन्वेस्टमेंट आर्बिट्रेशन में, जैसे ऐसे MPMLA कोड बन रही है अलग से, MPMLA कोड, फास्ट ट्रैक कोड, पॉक्सो कोड, ये सब सारी कोड बन रही है, पॉक्सो है पॉस्को है जो भी है। चलो, प्रमोट एंड डेवलप द न्यू दिल्ली आर्बिट्रेशनल सेंटर। तो क्या डेवलप करना है आपको? प्रमोट करना है और डेवलप करना है न्यू दिल्ली इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर टू मेक इंडिया ग्लोबल हब फॉर इन्वेस्टमेंट आर्बिट्रेशन। तो इन्वेस्टमेंट आर्बिट्रेशन का हब बने, लोग आए इन्वेस्ट करें। ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस, आप याद रखिएगा, सारी चीज़ें हैं ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस, ठीक है, ये अच्छा करना है। क्रिएट अ पूल ऑफ डोमेस्टिक लॉयर एंड लॉ फॉर्म्स, जो इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट और आर्बिट्रेशन में जो डील करते हैं, वो यहाँ पूल हो लॉयर्स का, फर्म्स का, ये लोग भी आएँ, ठीक है, ठीक। तो इनका जब नंबर ज़्यादा होगा तो इससे भी आसानी होगी। क्विक डिस्पोजल ऑफ क्विज होगा, क्विक डिस्पोजल होगा,
क्रेसेस का क्विक डिस्पोजल ऑन मेरिट, प्रॉपर मेरिट जो होती है, ठीक है, और अनबायस्ड नॉन डिस्क्रिमिनेटरी, ये सब सारी चीज़ें। अब देखो इंडियन ओशन एसोसिएशन देखते हैं क्या है, इसी में इतना लग गया भाई साहब। चलो, इंडिया विल एज्यूम द चेयर ऑफ IORA 2025 में। अब यह है क्या, जेनेसिस क्या है IORA, क्या है क्या भाई साहब? इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन 97 में बना था। क्या काम है इसका? ड्यूरिंग अ विजिट बाय द नेल्सन मंडेला टू इंडिया 95, ऑब्जेक्टिव था इनकरेज कोऑपरेशन, आपस में कंट्रीज़ जो रीजन में हैं कोऑपरेट करें, एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट विद इन इंडियन ओशन रीजन में। ये इंडियन ओशन रीजन में पूरा सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो। यहाँ मालदीव हैं, ये सब आइलैंड्स हैं, मलेशिया, थाईलैंड, बांग्लादेश पूरा यहाँ पे क्या नाम है, फिर यहाँ आ गया श्रीलंका विलंका, ये सब मिल करके, ठीक है, सेचिलीज़ है, ठीक है, मेडागास्कर है, तो ये सब इंडियन ओशन वाला कोऑपरेट करेंगे, ठीक है। ट्रेड, यहाँ पे ट्रेड जो होगा वो फेयर होगा, फेयर ट्रेड प्रमोट करना, फेयर ट्रेड, सिक्योरिटी, ठीक है, सब सारी चीज़ें आ जाएंगी। अभी 23 मेंबर हैं, 12 डायलॉग पार्टनर हैं। IORA काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होता है गवर्नेंस में, जिसकी हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है बस, जिसमें मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर्स होते हैं सब सारी। ट्रोइका क्या है? एक इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म है जिसमें एक करंट चेयर होगा, एक पिछला वाला, एक आगे वाला, वाइस चेयर विच इज़ द फ्यूचर चेयर एंड पास्ट चेयर। तो कौन पहले चेयर किया था, कौन अभी कर रहा है प्रेजेंट में, और कौन फ्यूचर में करेगा, दिस इज पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर। ये तीनों ग्रुप को ट्रोइका कहा जाता है। क्या ट्रोइका, ठीक है। अच्छा, ये फ्लैगशिप प्रोडक्ट्स क्या हैं? जैसे इंडियन ओशन डायलॉग, एक ट्रैक 1.5 फोरम है, लॉन्च हुआ था 2013 में, जिससे ओपन डायलॉग करना था, आपस में बातचीत अमंग द मेंबर स्टेट, जो भी मेंबर स्टेट हैं इनमें क्या होगा, एक ओपन डायलॉग, आपस में बातचीत करेंगे, ट्रैक 1.5 फोरम। फिर IORA सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये जो IORA का ISDP है, ये 2014 में आया था लीस्ट डेवलप कंट्रीज़ के लिए, याद रखिएगा, लीस्ट डेवलप कंट्रीज़ के लिए असिस्टेंट और सपोर्ट होगा प्रोजेक्ट के लिए, बस और कुछ नहीं। प्रायोरिटी एरियाज़ क्या हैं? जैसे मैरीटाइम सेफ्टी हो, सिक्योरिटी, ट्रेड का इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन हो, फिशरी मैनेजमेंट हो, इंडियन ओशन रीजन में कैसे फिशरीज़ को आप कैसे यहाँ पे पोटेंशियल को टैप कर सकें, फिशरी पोटेंशियल को टैप कर सकें और ट्रेड कर सकें। डिजास्टर आया था, सुनामी आया था, ठीक है, तो हमारा तो कोलिशन फॉर CDRI बना ही हुआ है, ठीक है, इंडियाज़ इनिशिएटिव, जिसका हेड ऑफिस नए दिल्ली में, ठीक है, तो हमने डिजास्टर के लिए भी काम किया, स्पेशली इन द इंडियन ओशन रीजन। दैन एकेडमी साइंस टेक्नोलॉजी कोऑपरेशन है, टूरिज़्म और कल्चरल एक्सचेंज है। भाई टूरिज़्म कल्चरल एक्सचेंज किसके साथ? बुद्धिस्ट सर्किट बनी हुई है, सब सारा बना है, कल्चर का एक्सचेंज हो रहा है, टूरिज़्म हो रहा है। ब्लू इकॉनमी, भाई मरीन प्रोडक्ट्स को प्रमोट करे, ब्लू इकॉनमी में फिशरीज़ आ जाएगा, पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स आ जाएंगे, ठीक है, और सब सारी चीज़ें हो जाएंगी। या आप ऑयल एक्सप्लोरेशन अगर कहीं कर रहे हो तो ब्लू इकॉनमी चलवाओ। ब्लू हालांकि स्पेशली रिलेटेड विद द है ओशन रिसोर्सेज यूटिलाइज करना। देन वुमेन और इकोनॉमिक, तो वुमेन वाला तो कहीं भी हर जगह डाल दो, ठीक है। अब क्या सिग्निफिकेंस क्या है? जियो स्ट्रेटेजिक है भाई, इकोनॉमिक्स है, क्यों भैया? ऐसा है कि ट्रांसपोर्ट 75% ग्लोबल ट्रेड का, कि मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, इंडियन ओशियन ट्रांसपोर्ट 75% ऑफ ग्लोबल ट्रेड एंड 50% ऑफ डेली ऑयल कंजम्पशन। भाई साहब 50% डेली ऑयल कंजम्पशन और 75% ऑफ द ग्लोबल ट्रेड, इंडिया ओशियन ट्रेड, ये सब जो इसी रास्ते से होता है, इसी लोकेशन में होता है, ठीक है, तो बहुत बड़ी बात है। और यहाँ पे इंट्रा IRO ट्रेड जो है $800 बिलियन का था, तो बहुत बड़ी बात है 2022 में इतना। चैलेंजेस क्या हैं? जैसे कि सार्क बना है, बिम्स्टिक बना है, सब दिए, इनके अपने अपने चैलेंजेस हैं। तो ये पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, स्टैगनेंट नेगोशिएशन है, मीटिंग्स नहीं होती हैं, रुक के मीटिंग्स हो रही हैं। सार्क की तो ज़माना हो गया, मीटिंग क्या मतलब, मीटिंग हो रही है, कोई इसका आउटपुट नहीं ज़्यादा। बिम्स्टिक है, क्या ग्रोथ, क्या व्हाट आर द ग्रोथ, ठीक है, तो ऑर्गेनाइजेशंस जो ग्रुप बने हुए हैं इनका क्या ग्रोथ है, तो ये सब सारी चीज़ें चैलेंजेस इन द रीजनल ऑर्गेनाइजेशन। फिर सेफ स्पेस, अच्छा, IORA इज लेस कंटिन्यूस स्पेस फॉर इंडिया एंड अदर कंट्रीज ऑफ द रीजन दैट विश टू कीप आउट ऑफ द बिग पावर। भाई बिग पावर को आपको बाहर रखना है, पर यहाँ पे क्वाड बन गया, क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग, ये US लेड है एलॉन्ग विद मिलिट्री एलाइज ऑस्ट्रेलिया जापान, तो इट इज़ लेस कंटेशियस स्पेस है इंडिया, ठीक है, फॉर इंडिया। तो IORA जो है इट इज़ अ लेस कंटेशियस स्पेस फॉर इंडिया एंड अदर कंट्रीज ऑफ द रीजन, क्योंकि आप बिग पावर राइवलरीज को कैसे आप अलग रखोगे, ठीक है। सो जो पूरी बात है कि IORA इतना अभी भी इंडिपेंडेंट और इतना इफेक्टिव नहीं हुआ है इन द टर्म्स ऑफ रिसोर्सेज, इसके पास रिसोर्सेज नहीं है, स्टाफ के लिए सेक्रेटरीट है, उतना इतना पकड़ नहीं है, अभी तक पकड़ होना, ठीक है, भौकाल, एक क्या नाम है,
इतना इफेक्टिव नहीं है, क्योंकि देयर इज इन्वॉल्वमेंट ऑफ यूएस इन द IORA रीजन, ठीक है ना। आप इसमें यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया आ गया, जापान है, इंडिया है, तो इट इज़ यहाँ से थोड़ा सा दिक्कत हुई। अच्छा, IORA जो है अपहोल्ड करता है यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सी प्रिंसिपल एंड रेगुलर वर्कशॉप ऑन कोऑपरेशन मैरीटाइम। अब ये क्या है, एक मिनट, सिग्निफिकेंस क्यों है, क्योंकि बिकॉज IORA जो है इट अपहोल्ड्स द UN, जो UNCLOs है, अनक्लॉज है, यूनाइटेड कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सीज है, इसको अपहोल्ड करता है। कौन अपहोल्ड करता है? IORA, ठीक है। तो ये IORA एक रेगुलर वर्कशॉप करता है, रेगुलर वर्कशॉप, ठीक है, डायलॉग होती है किस मैटर पे, पायरेसी पे, आर्म्ड रॉबरी पे, कहीं सी में हो जाए, इलीगल फिशिंग पे, मैरीटाइम टेररिज्म रोकने पे, तो ये सब सारी चीज़ों में क्या है, IORA क्या है, इट अपहोल्ड्स द यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन द लॉ ऑफ सी, ठीक है। तो वर्कशॉप हो रहा है मैरीटाइम सिक्योरिटी पे, ये सब सारी चीज़ें, ट्रैफिकिंग आ गई, हाउदी रिबल्स का अटैक आ गया, ये सब सारी चीज़ें। अच्छा, इश्यूज़ क्या रिलेटेड टू फंक्शनिंग ऑफ IORA? फंड नहीं है, पैसा नहीं है, इनफिशिएंट टू सपोर्ट इज ग्रोइंग एरियाज ऑफ इंगेजमेंट, तो भाई पैसा नहीं है। अदर रीजनल बॉडीज से कंपटीशन है, जैसे बिम्स्टेक से, IO, इंडियन ओशन नेवल सिम्पोजियम से, ये सब सारी, जिससे विच डाइल्यूट द फोकस एंड रिसोर्स। इंस्टीट्यूशनल वीकनेस है, जैसे सेक्रेटरीट जो मॉरिशस में स्टाफ कम है, टेक्नोलॉजी वीक है या इनसफिशियंट है, इफेक्टिव गवर्नेंस नहीं है, जियो पॉलिटिकल टेंशन में, जैसे इंडो पाक टेंशन चल रहा है, रशिया यूक्रेन वॉर चल रहा है, ये सबसे क्या हुआ है, जैसे चाइना का OBOR है, वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव है, ये सब कॉम्प्लिकेट करता है द कोऑपरेटिव डायलॉग अमंग द मेंबर पार्टनर, या जो भी मेंबर पार्टनर है उसमें डायलॉग को क्या हुआ, इट विल कॉम्प्लिकेट। फिर अदर इश्यूज़ क्या है, जैसे प्राइवेट सेक्टर इंगेजमेंट नहीं है यहाँ पे, इट लैक द प्राइवेट सेक्टर इंगेजमेंट इन पॉलिसी मेकिंग। फिर या फंडिंग कंट्रीब्यूशंस नहीं है, नॉन ट्रांसपेरेंट इन्वेस्टमेंट नहीं है, मतलब एक ट्रांसपेरेंट इन्वेस्टमेंट होना चाहिए ना, ट्रांसपेरेंट। अब यह ड्रग ट्रैफिकिंग तो नहीं हो रही है, मनी लॉन्ड्रिंग तो नहीं हो रही, टेररिज्म एक्टिविटी तो नहीं हो रही इससे, तो नॉन ट्रांसपेरेंट इन्वेस्टमेंट जो है। फिर अनसस्टेनेबल डेट क्राइसिस बहुत ज़्यादा है, जैसे चाइना का तो डेट ट्रैप डिप्लोमेसी, चाइना तो फॉलो ही करता है डेट ट्रैप डिप्लोमेसी। कौन फॉलो करता है? चाइना, ठीक है। जैसे अभी इसने डेट ट्रैप पे पाकिस्तान को फंसाएगा, ये श्रीलंका को फंसाया है, ठीक है, वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव से कई कंट्रीज़ को फंसाएगा ये। इकोनॉमिक डिस्पैरिटी है मेंबर्स नेशंस में, क्या है, इकोनॉमिक डिस्पैरिटी, भेदभाव, ठीक है, इससे कोऑपरेशन नहीं हो पाता। मैरीटाइम कंसर्न्स हैं, ठीक है, जैसे पैरेसी या हॉर्न ऑफ अफ्रीका, ये जो ना अफ्रीका आप बनाते हो ऐसे, ये वाला, ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका, फिर यहाँ पर्शियन गल्फ, मेडिटेरेनियन सी वाला, ये जो भी है, ठीक, यहाँ पे जॉर्डन, सी ऑफ जॉर्डन है, ये ऐसे करके एक ऐसा बना हुआ, ये अरेबियन पेनिनसुला है, ये वाला क्या है, क्या नाम है, पर्शियन गल्फ वुल्फ है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है क्या नाम है, हॉर्न ऑफ अफ्रीका जो है, ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका, यहाँ पे जिबूती है, ठीक है, एरिट्रिया है, सब ये सब जो पायरेसी बहुत होती है, ठीक, पायरेसी। अब बस कंक्लूजन क्या है, वाइल अलाइनिंग द IORA गोल विथ इंडिया सागर, जो हमारा सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल रीजन है, उसको अलाइन करना IORA गोल को। और इंडिया क्या कर सकता है, हम लोग वी कैन यूटिलाइज द चेयरमैनशिप, ताकि हम स्टेबिलिटी लाएँ, डेवलपमेंट लाएँ, अपना मुनाफा करें, सस्टेनेबल फंडिंग हो, ठीक है, सब सारी चीज़ें हैं। इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी को बढ़ाया जाए, ठीक है, मीटिंग्स किया जाए, सबमिट्स किया जाए, सब सारी चीज़ें। इससे क्या है, एक सिक्योरिटी हो, नेवल कोऑपरेशन हो, इंक्रीज्ड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, इंक्रीज्ड इकोनॉमिक क्या कह सकते हैं, ग्रोथ, ठीक है, और विद जस्टिस डन टू ऑल, चल जाएगी। अब इंडिया मॉरिशस का कोई बायोलैटरल ट्रीटी हुआ था, देखें क्या हुआ है यार, अरे बहुत डिटेल्ड है, इतना तो आएगा नहीं, चलिए कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स देख लेते हैं क्या क्या है। भाई मॉरिशस ने क्या हुआ है, यहाँ पे मॉरिशस से हुआ है, पार्टनरशिप हुई है प्रधानमंत्री मोदी जी की। इसे क्या है, कुछ सेक्टर्स में मैरीटाइम सिक्योरिटी में कोऑपरेशन है, ट्रेड में है, लोकल करेंसीज है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, प्रमोट ट्रेड इन लोकल करेंसीज, ठीक है। और न्यू विज़न फॉर द ग्लोबल साउथ, जिसको महासागर कहा गया है, म्यूचुअल एंड होलिस्टिक एडवांसमेंट फॉर सिक्योरिटी एंड ग्रोथ अक्रॉस रीजन, ये याद कर लो आप भाई, महासागर, ठीक है, किसके साथ, इसके साथ महासागर, मॉरिशस के साथ महासागर। फिर एक नेविगेशनल चार्ट है सेंट ब्रेंडन आइलैंड का, वो भी हैंड ओवर किया गया है। अच्छा, यहाँ पे देखो क्यों ज़रूरी है मॉरिशस वाला, कि फिजियोग्राफिकली ये मैस्करीन आइलैंड का पार्ट है मॉरिशस, किसका, मैस्करीन का, ये सब प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। तो मैस्करीन आइलैंड का वॉल्केनिक आइलैंड है और कोरल रीफ से सराउंडेड है, दिस मॉरिशस इज़ अ वॉल्केनिक आइलैंड।
ठीक है सर, जैसे यहाँ पे रीयूनियन हॉटस्पॉट है, रीयूनियन, इसी के ऊपर से डेक्कन ट्रैप भी बना हुआ है। यहाँ वॉल्केनिक ओरिजिन थी, जब ये पेनिनसुला ऐसे मूव, क्या नाम है, ये पेनिनसुला ऐसे से मूव कर रहा था इधर, तो जाके टकराया है ऐसे, एक मिनट, ये ऐसे ऐसे था, ऐसे जाके टकराया, तो ये रीयूनियन हॉटस्पॉट से फ्लो किया था, डेक्कन ट्रैप बन गया। ये वाला रीजन जो डेक्कन ट्रैप है, लावा फ्लो था, ठीक है। तो वैसे ये वाला जो है ये क्या है, वॉल्केनिक आइलैंड है। फिर यहाँ चागोस आर्किपेलागो, आर्किपेलागो मतलब ग्रुप ऑफ आइलैंड, ग्रुप ऑफ आइलैंड हो गया तो आर्किपेलागो हो गया, ठीक है। और ये यूके इज़ डिस्प्यूटेड टेरिटरी ऑफ, यूके की टेरिटरी है। रिसेंटली क्या है, यूएस ने क्या किया है, यूएस हैज़ अप्रूव द यूकेस प्लान टू हैंड ओवर द चागोस आइलैंड टू मॉरिशियस। तो क्या हुआ कि मॉरिशियस को चागोस आइलैंड देने का प्लान किया गया है। अच्छा, ये नेविगेशनल चार्ट ये सब हो गया। सिग्निफिकेंस क्या है, यहाँ देखो सिग्निफिकेंस देख लेते हैं। डिप्लोमेटिक रिलेशन होगा 1948 से तो है ही है। और क्या है सिग्निफिकेंस, देखो ये स्ट्रैटेजिक लोकेशन मतलब क्या हो गया कि वेस्टर्न काउंटर करेंगे चाइना के इन्फ्लुएंस को, पहला तो ये हो गया। पायरेसी टैकल कर लेंगे, तो यही है ना, यहाँ पायरेसी हो रही है, ये है अफ्रीकन हॉर्न, यहाँ पायरेसी आप रोक दोगे, ठीक है। टेररिज्म, ट्रैफिकिंग, इलीगल फिशिंग रोक दोगे। जियोपॉलिटिकल इन्फ्लुएंस क्या है, नोन एज द स्टार एंड द की ऑफ इंडियन ओशन। और किसको, मॉरिशियस इज़ एट द हार्ट ऑफ ग्रोइंग ग्लोबल इंटरेस्ट। तो भैया मॉरिशियस में सब पैड बनाना चाह रहे हैं, चाइना पैड बनाना चाह रहा है, यूएस बनाना चाह रहा है, सब सारे जो हैं, यूरोप है, गल्फ नेशन, तो भाई ट्रेड यहीं से जा रहा है, ऐसे 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 मेडिटेरेनियन से होके, तो इससे ना मिला जुला के लोग रख रहे हैं, ठीक। अच्छा देखो, मॉरिशियस को स्टार एंड की ऑफ इंडियन ओशन कहा जाता है, दिस इज़ अ प्रीलिम्स फैक्ट, ठीक है। मेरी टाइम सिक्योरिटी ये तो है ही है, देखो यहाँ इट इज़ पार्ट ऑफ कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव, ठीक। इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाएगा मॉरिशियस एगालिगा आइलैंड पे, ये भी इंपॉर्टेंट है। इंफ्रास्ट्रक्चर मॉरिशियस एगालिगा आइलैंड पे विद रिलेटेड टू सिक्योरिटी। इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर, नेवल इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर, ये सब एक्सेस हो जाएगा, तो दे विल हैव एक्सेस टू नेवल इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर। एयर स्पेस में कोऑपरेशन होगा, न्यू एयर स्ट्रिप बनाई जाएगी, जेटी बनाया जाएगा एगालिगा आइलैंड पे। तो मेनली कहाँ इंडिया इन्वेस्टमेंट कर रहा है, वी आर इन्वेस्टिंग द भारत इज इन्वेस्टिंग इन एगालिगा आइलैंड ऑफ मॉरिशियस। विद द अपग्रेड ऑफ द एग्जिस्टिंग 800 मीटर स्ट्रिप इनटू द इंडिया कैन स्टेशन एंड डिप्लॉय। देखो यहाँ पे स्ट्रिप बना लोगे तो यहाँ हम हवाई पट्टी बना लेंगे अपनी, हमारी हवाई जहाज़ जाएगी, यहाँ से हवाई जहाज़ जाएगी, यहाँ हमारी नेवी शिप से इधर पहुँच गई। मान लो यहाँ ट्रेड व्रेड हो रहा है तो यहाँ हेल्प पहुँच जाएगी पट से, यहाँ पे हो रहा है तो यहाँ तो ऐसे भी जा सकती है, और यहाँ से भी एक सर्विलांस होगा, क्योंकि हम यहाँ दौड़ा देंगे अपना जहाज़ वाज, ठीक है, पानी की एक एयर स्ट्रिप है, यहाँ पहुँच जाएगा। हालांकि यहाँ से भी हो सकता है, बट ये ज़्यादा थोड़ा सा मिला जुला के रखना अच्छा है। तो क्या होगा, न्यू एयर स्ट्रिप ही, और जेटी, जेटी मतलब जहाँ पे नाव बांधी जाती है, सब सारी चीज़ें। एगालिगा आइलैंड ऑफ, शायद ये भी यही है, एक बार आप गलत हूँ तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। तो एगालिगा आइलैंड ऑफ मॉरिशियस। तो यहाँ क्या इंपॉर्टेंट बात है कि इंडिया कैन स्टेशन एंड डिप्लॉय दीज लार्ज कैरियर डायरेक्टली ऑन द आइलैंड, बस यही है। फिर इकोनॉमिक और बिजनेस गेटवे टू अफ्रीका हो जाएगा। भैया पास में है अफ्रीका, ये देखो ये पूरा अफ्रीका है। गेटवे टू अफ्रीका क्या है, यहाँ लिखा है ना, गेटवे, इट्स गेटवे टू अफ्रीका। तो यहाँ पे आइए देखा जाए क्या है। एज अ पार्ट ऑफ अफ्रीकन कॉन्टिनेंटल फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, मॉरिशियस क्या है, गेटवे है फॉर इंडिया ट्रेड। क्यों, बिकॉज ऑफ अफ्रीकन कॉन्टिनेंटल, AFCTA जो है, ये मॉरिशियस जो है इसका पार्ट है, और इसलिए जो है विल हैव दिस एक्सेस। अच्छा, डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट भी हुआ इंडिया और मॉरिशियस में, और जिससे इन्वेस्टमेंट होगा इंडिया में, और प्लेटफॉर्म फॉर इंडियन बिजनेस इंटरिंग अफ्रीका। तो देयर इज़ अ डबल टैक्सेशन, भाई एक ही जगह टैक्स लगे, दोनों जगह कमाने वाला यहाँ है, यहाँ भी टैक्स, एक ए कंट्री है, एक बी कंट्री है, यहाँ भी टैक्स दे रहा है, यहाँ पैसा आ रहा है, यहाँ भी टैक्स दे रहा है। तो यही है डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट, ठीक, दो कंट्री आपस में कर लेती है, ताकि भाई कमाने वालों को दिक्कत भी ना हो, यहाँ भी पैसा दे, वहाँ भी पैसा दे। फिर यहाँ कल्चरल टाइज़ है। ये कल्चरल टाइज़ क्या है, 70% जो मॉरिशियस की पॉपुलेशन है इंडियन ओरिजिन, बहुत बड़ी बात भैया, इंडियन ओरिजिन की है 70% मॉरिशियस की पॉपुलेशन, तो ये कल्चरल टाई हो गया। लीगेसी ऑफ द गिरमितियास, जो इंडेंजर्ड इंडियन लेबर, ये प्रीलिम्स में आ सकता है, हु आर द गिरमितियास, दीज आर द इंडेंजर्ड इंडियन लेबर, इंडेंजर्ड इंडियन लेबर आर द गिरमितियास, ठीक है। इट फॉर्म अ डीप हिस्टोरिकल बॉन्ड बिटवीन द टू नेशन। अब देखो चैलेंजेस क्या हैं।
न्यूजीलैंड वाला मैं नहीं देखूँगा, या अभी न्यूजीलैंड स्किप कर रहा हूँ, बाद में देख लिया जाएगा। उसके बाद मैं इकोनॉमी करूँगा भाई, ठीक है। या आप बता दीजिएगा क्या करूँगा, फ़िलहाल ये वाला लेक्चर मैं ख़त्म कर रहा हूँ। तो मॉरिशस क्या है, मॉरिशस ने क्या, देखो चैलेंज क्या है यहाँ, क्या क्या चैलेंजेस आएंगे, क्या क्या दिक्कतें आएंगी। पहला तो ट्रेड और टैक्सेशन में एग्रीमेंट, हर जगह दिक्कत आती है यही वाली। मॉरिशस हैज़ सॉट अमेंडमेंट टू इट्स ट्रेड एंड टैक्सेशन एग्रीमेंट, ठीक है, विद इंडिया। भाई इंडिया के साथ इन्होंने एक क्या कहा है कि अमेंड करो, जो आपने ट्रेड और टैक्सेशन एग्रीमेंट इंडिया ने किया मॉरिशस के साथ, तो मॉरिशस ने कहा भैया इसको हमें बदलो यार, मेरे फेवर में भी कुछ करो थोड़ा सा। तो सिंस 2016 ट्रीटी रिवीजन FDI इनफ्लोज फ्रॉम मॉरिशस टू इंडिया हैव शार्पली डिक्लाइंड। 16 से जो है, और FDI जो मॉरिशस से इंडिया में नहीं आ रहा है, और मॉरिशस चाहता है पैरिटी विद सिंगापुर एंड पोजीशन इटसेल्फ एज ए गेटवे फॉर इंडियन इन्वेस्टर। तो इंडियन इन्वेस्टर अफ्रीकन मार्केट में आए एज ए गेटवे, तो मॉरिशस चाहता है पैरिटी विद द सिंगापुर, ठीक है, कि जैसे सिंगापुर को ट्रीट कर रहे हो आप, ठीक है, और ताकि हम आपको एक्सेस दे देंगे अफ्रीकन मार्केट में, बिकॉज वी आर पार्ट ऑफ AFCFTA, अफ्रीकन कॉन्टिनेंटल फ्री ट्रेड एरिया। अरे देखो 1901 में जब महात्मा गांधी अभी इस्टेब्लिश नहीं हुए थे कायदे से इंडिया में, तो महात्मा गांधी मेड ए स्टॉप एट मॉरिशस, और ट्रिब्यूट टू गांधी जी द नेशनल डे ऑफ मॉरिशस इज सेलिब्रेटेड ऑन 12 मार्च, द डे व्हेन ही स्टार्टेड। दो दांडी मार्च 12 को शुरू हुआ था, और उसी दिन नेशनल डे है मॉरिशस का। दिस इज़ ऑल्सो अ प्रीलिम्स फैक्ट। अच्छा, चैलेंजेस बढ़ रहे थे ना यार, तो ग्रोइंग चाइनाज इन्फ्लुएंस ये भी है। चाइना ने कई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट लगाए हुए हैं, जैसे एयरपोर्ट टर्मिनल है, ये डैम पे इन्वेस्ट किया हुआ है, ठीक है। कौन सा डैम है यार, ये बागा तेला डैम, ये किसने चाइना में किया, बागा तेले डैम चाइना बनवा रहा है, तो चाइना भी अपना डोमिनेंस दिखा रहा है यार, ठीक है। और स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स बनाया है, क्रूज शिप टर्मिनल बनाया है, बैलेंसिंग एथनिक इंगेजमेंट, देखो विद डाइवर्स पॉपुलेशन इंक्लूडिंग इंडियन ओरिजिन, अफ्रीकन एंड यूरोपियन, इंगेज करना है इंडिया को सारे ग्रुप के साथ, एक बैलेंस रिलेशन हो मॉरिशस के साथ। तो ये बैलेंस रिलेशन ऑफ मॉरिशस विद रिक्वायर्ड, ठीक है, बिकॉज ऑफ द डाइवर्स पॉपुलेशन। इसमें इंडियन ओरिजिन भी हैं, अफ्रीकन वाले भी हैं, यूरोपियन है, सबको जो है मिला जुला के रखना। ड्रग ट्रैफिकिंग, ये भी एक बहुत बड़ा इशू है यार, ड्रग ट्रैफिकिंग वाला, ये ड्रग ट्रैफिकिंग, मॉरिशस एक ड्रग ट्रैफिकिंग हब बन चुका है, ठीक है, जिसमें इंडिया मैरीटाइम इंटरेस्ट को रिस्क है, ठीक। देन इन्वायरमेंटल रिस्क आर देयर, जैसे क्लाइमेट चेंजेस से सी लेवल राइज हो रहा है, साइक्लोन आ रहा है, कोस्टल डेलीगेशन आ रहा है, तो यहाँ CDRI को एक्टिव करो, कोस्टल डिजास्टर रिलीजेंट, अरे सॉरी कोलिशन फॉर डिजास्टर रिलीजेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारा CDRI इनिशिएटिव एक्टिव हो जाए, और इनको भी थोड़ा हेल्प करें। हमारा जो भी क्लाइमेटिक जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, हमारी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं विद रिलेटेड विद डिजास्टर मैनेजमेंट, ठीक है, जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनका कोलैबोरेशन हो, इनको मदद करो भाई, क्लाइमेट चैलेंज फेस करने में मदद करोगे ना तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। कंक्लूजन क्या, इंडियाज़ रोल एज अ लीडिंग डेवलपमेंट पार्टनर एंड फर्स्ट रिस्पॉन्डर इन टाइम्स ऑफ क्राइसिस एज रीइंफोर्स। तो भैया हम लोग पहले एकदम जाके टाइम ऑफ क्राइसिस में पहले ही मदद कर देते हैं, और लीडिंग डेवलपमेंट पार्टनर भी हैं, तो इट हैज़ इन्फोर्स इस इमेज एज रिलायबल एंड सपोर्टिव फ्रेंड। वाइल मॉरिशस कंटिन्यूज टू बैलेंस इट्स टाइज विद ग्लोबल पावर, इट वैल्यूज़ इंडियाज़ कंसिस्टेंट सपोर्ट बूस्टिंग इट्स सॉवरेनिटी एंड स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। तो ये लोग हमको अभी भी इंडिया को वैल्यू देते हैं, हालांकि इन लोगों का ग्लोबल पावर से टाई अप है मॉरिशस का, बट स्टिल दे वैल्यू इंडियाज़ सपोर्ट, ताकि क्योंकि हम इनकी सॉवरेनिटी और इंटीग्रिटी को, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को प्रमोट कर रहे हैं, मतलब प्रोटेक्ट तो नहीं कर रहे, सपोर्ट कर रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर का विजिट था मोदी जी का मॉरिशस, सिग्नल इंडियाज़ डीप कमिटमेंट, किस लिए स्ट्रेंथनिंग दिस यूनिक मल्टी डायमेंशनल पार्टनरशिप। सब बताओ, महासागर याद कर लो, महासागर कहाँ है, महासागर एक म्यूचुअल एंड होलिस्टिक एडवांसमेंट फॉर सिक्योरिटी एंड ग्रोथ अक्रॉस रीजन, ये एक्सपेंडेड वर्जन है किसका, इंडिया की 2015 की पॉलिसी थी सागर, तो सागर महासागर बदल गया, तो सागर बदल गया महासागर। वल सागर जो था इंडिया के मैरी टाइम नेबरहुड पे ध्यान दे रहा था, महासागर का जो है वाइडर रीच है, स्पेशली इन ग्लोबल साउथ, तो महासागर हो गया, ठीक है। सागर फैसिलिटेड डीपनिंग मैरी टाइम ट्राइज टू, सागर से क्या इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज था, कोस्टल सर्विलांस था, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट था, एसेंशियल सिक्योरिटी कैपेबिलिटी थी, तो सिक्योरिटी कैपेबिलिटी बढ़ाना, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना, इन्फॉर्मेशन कोस्टल, और की फोकस एरियाज ऑफ ट्रेड आ गया, म्यूचुअल सिक्योरिटी आ गई, ठीक है। टेक्नोलॉजी शेयरिंग है, फाइनेंशियल असिस्टेंस भी होगा, टेक शेयर करेंगे, म्यूचुअल सिक्योरिटी हो जाएगी, ठीक है। तो ये सब सारी चीज़ें हैं। ये महासागर में क्या है, इंडियन ओशियन शिप सागर, मैरी टाइम कोऑपरेशन होगा IORA कंट्रीज़ के बीच में, तो ये महासागर के थ्रू। और ये क्या है, अफ्रीका इंडिया की मैरी टाइम इंगेजमेंट एक ही नहीं, अगर ये पूछ लिया जाए किसके साथ है तो ये अफ्रीका वाला है भाई, याद कर ला, प्री में पूछ लेगा, प्री में किसके साथ है, ये अफ्रीका के साथ है एंड इंडिया।
तो भैया ये अफ्रीका और इंडिया है, याद रखो, ठीक है। तो ये एकीमी पूछ लिया किसके साथ एसोसिएटेड है इनिशिएटिव, अफ्रीका और इंडिया के साथ है एकीमी। इसका मतलब होता है यूनिटी, संस्कृत का वर्ड है एकेमी, आई के में। अच्छा संस्कृत टर्म है ये यार, आई के में कुछ होगा, संस्कृत वर्णन इसका मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कैसे होगा, अकेमी, चलिए जो भी है। फिर यहाँ महासागर मैरी टाइम हेड फॉर एक्टिव ये सब दिया हुआ है, 2023 में लॉन्च हुआ था इंडियाज नेवी विजन विद सागर। चलिए आइए हो गया। ये एक बाइन एनुअल इनिशिएटिव है और इट विल ब्रिंग टुगेदर नेवल लीडर, सारे टुगेदर क्या नेवल लीडर आएंगे, ऑफिशियल्स आएंगे, सब बस कोऑपरेशन है मेरे महासागर, बस इतना याद रखो, ठीक है। न्यूजीलैंड स्किप कर रहा हूँ मैं, न्यूज़ इन शॉर्ट थोड़ा देख लिया जाएगा, अगर हुआ तो कुछ काम की चीज़ें देख लेंगे। फिलहाल स्टडी करेंगे हम, क्या है, हाँ मे बी इकॉनमी देखेंगे, नहीं तो आप कहिए तो पॉलिटी देख लेंगे, देखते हैं क्या है। ओके थैंक यू।